हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, मैं आपको उसके आंसर बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इसी तरह की और भी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, आई मीन बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के इसी तरह की मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने और भी सब्जेक्ट पर इसी तरह की वीडियो बनाई रखी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के सेमेस्टर वाइज मॉडल पेपर की वीडियो, सिलेबस की वीडियो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम में टॉपर या अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये मेरा छोटा सा काम कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। और फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपके समय और नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है पढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको बिना पढ़े एग्ज़ाम देंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है एग्ज़ाम देने के बाद या जब रिज़ल्ट आए उसमें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 50 ही करने हैं। ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो अगर आप इसको ना पढ़ाएंगे तो आप नया 100 के 100 क्वेश्चन कर दें, या फिर आप जो कच्ची पेंसिल होती है उससे आप OMR शीट को फिल कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं आपके लिए और इसके लास्ट पेज पर भी होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, तभी आपको एग्ज़ाम के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है निराला, थर्ड ऑप्शन है पंत और फोर्थ ऑप्शन है महादेव वर्मा। इन तीनों के नाम शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं। आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसका नाम है। शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, निराला। तो ये ऐसे ही यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको ही देना है। आपको अब ये पूरी वीडियो इस तरह से देखनी है कि आपको ही ये सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को इस तरह से देखेंगे तो आपको मतलब याद रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर कमेंट करना है। ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन घूमते रहना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ने वाले कवि का नाम क्या है? फर्स्ट है प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है निराला, थर्ड ऑप्शन है पंत, फोर्थ ऑप्शन है महादेव वर्मा। तो आई होप आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोटबुक और पेन भी लेकर बैठें ताकि आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट करना अच्छा नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको झट से ये याद हो जाएंगे। याद क्या, आपको ये समझ के याद होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में समझा कर ही याद करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से निराला का काव्य संग्रह कौन सा एक नहीं है? यहाँ पर कुछ काव्य संग्रह दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह निराला जी का नहीं है। तो
फर्स्ट ऑप्शन है अणिमा, सेकंड ऑप्शन है नई पत्ते, थर्ड ऑप्शन है अर्चना, फोर्थ ऑप्शन है युगांत। इसका राइट आंसर है युगांत। युगांत जो काव्य संग्रह है वह निराला जी का काव्य संग्रह नहीं है। और ये अणिमा, नई पत्ते, अर्चना ये तीनों काव्य संग्रह जो हैं वह निराला जी के हैं, बट जो ये युगांत काव्य संग्रह है वो इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? आपको बताना है कि महादेवी वर्मा जी को विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर किसने पुकारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञेय जी ने, सेकंड ऑप्शन है पंत ने, थर्ड ऑप्शन है निराला ने, फोर्थ ऑप्शन है इला चंद्र जोशी ने। तो इसका राइट आंसर है निराला। निराला जी जो कवि हैं उन्होंने महादेवी वर्मा जी को विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चिदम्बरापर पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? आपको बताना है चिदम्बरा जो काव्य संग्रह है जो पंत जी का उस पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य अकादमी, सेकंड ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ, थर्ड ऑप्शन है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, फोर्थ ऑप्शन है पद्म पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि साहित्यकार जो संसद है उसकी स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा ने की, सेकंड ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी ने की, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद जी ने की, फोर्थ ऑप्शन निराला जी ने की। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा जी ने साहित्य संसद की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है निहार 1932 में लिखा गया था, सेकंड ऑप्शन है रश्मि 1930 में लिखा गया था, थर्ड ऑप्शन है नीरजा 1933 में लिखा गया था, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान से थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि निहार जो है इसका भी सन गलत है, रश्मि का भी सन गलत है, नीरजा का भी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सुमेलित नहीं है, ये चारों के चारों गलत हैं। आई थिंक ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स आपको इसके जो राइट आंसर है वो भी आपको पता कर लेने हैं सर्च करके कि निहार का जो निहार कब लिखा गया था, रश्मि कब लिखा गया था, नीरजा कब लिखा गया था। अगर ये ऑप्शन में आए हैं ना तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं कि नीरजा के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके ऑप्शन क्वेश्चन दोनों को ही बड़े ध्यान से पढ़ते चलना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि शोध मनुष्य को क्या प्रदान करता है? आपको बताना है शोध जो है वह मनुष्य को क्या प्रदान करता है। वैसे तो इसका मतलब खोज होता है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शनों को पढ़कर इसका राइट आंसर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत सुख देता है, सेकंड ऑप्शन है असुविधा देता है, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान की नई दिशा प्रदान करता है, फोर्थ ऑप्शन है सुख प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान की एक नई दिशा प्रदान करता है शोध। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेज़ी का रिसर्च शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको बताना है जो अंग्रेज़ी का रिसर्च शब्द है उसका मतलब क्या होता है? खोज, सर्च करना। तो ये जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच, सेकंड ऑप्शन है रसियन, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली, फोर्थ ऑप्शन है हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच। जो रिसर्च शब्द है वह अंग्रेज़ी के जो रिसर्च शब्द है वह फ्रेंच भाषा के
फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसकी जो स्पेलिंग जो हम पढ़ते हैं रिसर्च, वही है इसकी स्पेलिंग फ्रेंच भाषा में भी और यहाँ पर भी REA, वही आगे वाली SEARCH, रिसर्च। तो स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उस भाषा से हमारी भाषा में समाहित किया गया है वो वाला शब्द। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शोध का अन्य अर्थ क्या है? आपको बताना है। शोध का एक अर्थ तो होता है खोज करना, तो आपको इसमें बताना है कि उसका और भी क्या अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण, सेकंड ऑप्शन है गवेषणा, थर्ड ऑप्शन है अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी का मतलब खोज करना ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शोध का अन्य अर्थ है अन्वेषण, गवेषणा, अनुसंधान, ये तीनों इसके राइट आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शोध का महत्व क्या है? आपको बताना है शोध का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन है शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। थर्ड ऑप्शन है शोध सामाजिक विकास का सहायक है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जैसा कि हम इसका राइट आंसर पहले ही पढ़ चुके हैं अगले जो निकल गया है क्वेश्चन उसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शोध मानव ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है। इसका यही महत्व है और इसका यही अर्थ है। शोध और खोज से आपको इसके सारे आंसर को सॉल्व करना है। शोध जब भी शब्द आए वहाँ पर आपको खोज शब्द आपके माइंड में रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शनों को पढ़कर राइट आंसर पर टिक लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किस सदी से मानी जाती है? आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा है वह किस सदी से मानी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15वीं सदी से, सेकंड ऑप्शन है 16वीं सदी से, थर्ड ऑप्शन है 19वीं सदी से, फोर्थ ऑप्शन है 21वीं सदी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर न तो बुक में ही ढंग से मिला, बुक में कहीं पर 15वीं, दूसरी बुक में देखा तो 19वीं, जब विकिपीडिया में देखा तो 16वीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डाउट में है, आपको इसका राइट आंसर खुद ही पता लगाना है और आपको वही आंसर मानना है जिस पर ज़्यादा वोट हो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है गारसादा तासी ने, सेकंड ऑप्शन है ग्रियर्सन ने, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, फोर्थ ऑप्शन है मिश्र बंधु ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है आपका इस्तवार द लालित ऋद्वीर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? यह ग्रंथ का नाम है कि इस्तवार द लालित ऋद्वीर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिव सेंगर, सेकंड ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, थर्ड ऑप्शन है मिश्र बंधु, फोर्थ ऑप्शन है गारसादा तासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गारसादा तासी जो है वह इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के लेखक का नाम क्या है? आपको बताना है जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है उसके लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है महादेव वर्मा, थर्ड ऑप्शन है जैनेन्द्र, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस रचना को रचित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 15वां क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो इस बुक का है नाम कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है गारसादा तासी, सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं वह इस बुक के लेखक हैं। बुक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? आपको बताना है जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी जो कवि हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 में, सेकंड ऑप्शन है 2 में, थर्ड ऑप्शन है 4 में, फोर्थ ऑप्शन है 7 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 में उन्होंने 4 कालखंडों में उन्होंने विभाजित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि गार्जा द तासी का संबंध किस देश से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी से, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस से, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन से, फोर्थ ऑप्शन है भारत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस से इसका राइट आंसर है। गार्जा द तासी का संबंध किस देश से है, वह किस देश के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपका इस्तवार द ला लित ऋत्वीर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? और ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ी थी। तो इसका जो लेखक है उसका नाम क्या है? गार्जा द तासी। और अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1939 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1945 में, थर्ड ऑप्शन है आपका 1955 में और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1965 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1945 में। 1945 जो सन है उसमें इस बुक का, इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 19वां क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? यह शिव सिंह सरोज ये रचना है और ये इसके रचयिता हैं। तो इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1750 में, सेकंड ऑप्शन है 1850 में, थर्ड ऑप्शन है 1855 में, फोर्थ ऑप्शन है 1883 में। तो इसका राइट आंसर है सन 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका मिश्र बंधु मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1833 में, सेकंड ऑप्शन है 1885 में, थर्ड ऑप्शन है 1890 में और इसका फोर्थ ऑप्शन है आपका सन 1913 में। तो इसका राइट आंसर है सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? आपको बताना है जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें योगदान देने वाली महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नागरिक प्रचारणी सभा, सेकंड ऑप्शन है हिंदुस्तानी अकादमी, थर्ड ऑप्शन है भारतीय हिंदी परिषद और आपका फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नागरिक प्रचारणी सभा। इसके लिए सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरिक प्रचारणी सभा जो है उसने हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में योगदान दिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इसके योगदान देने में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपको बताना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास ग्रंथ जो लिखते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है काल निर्धारण, सेकंड ऑप्शन है नामकरण, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त ए एवं बी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है उसका नाम है, जो क्या विशेषता वो ये है कि प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास है उनके
ग्रंथ की विशेषता क्या है? प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 23वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ये यहाँ पर एक रचना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस रचना का लेखक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सेकंड ऑप्शन है राम कुमार वर्मा है, थर्ड ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चन सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा जो कवि हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना की है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति के लेखक का नाम क्या है? यह एक कृति का नाम है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति के लेखक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा है, सेकंड ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल है, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कवि जो हैं उन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इस कृति की रचना की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विदेशी शासन ने भारत में किसका प्रचार प्रसार कर रखा था? आपको बताना है जो विदेशी शासन हमारे जो प्राचीन इतिहास में हुआ था उसमें भारत में किसका प्रचार प्रसार कर रखा था उस विदेशी शासन ने? तो फर्स्ट ऑप्शन है इतिहास का, सेकंड ऑप्शन है व्यापार का, थर्ड ऑप्शन है धर्म का, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कार्य कलाप का। तो उसका राइट आंसर है व्यापार का उन्होंने प्रचार प्रसार कर रखा था हमारे भारत में विदेशी शासकों ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किसके अभाव में साहित्य की सुरक्षा के लिए पुस्तकें कंठस्थ की जाती थी? आपको बताना है कि जो प्राचीन काल में किसके अभाव में साहित्य की सुरक्षा के लिए पुस्तकें कंठस्थ की जाती थी? तो इस फर्स्ट ऑप्शन है लेखन, सेकंड ऑप्शन है पाठन, थर्ड ऑप्शन है प्रकाशन, फोर्थ ऑप्शन है मुद्रण यंत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता चलता है तो कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि अगर हमें आंसर ही नहीं पता है तो हम आपके लिए वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अभी तक आपको एक या दो क्वेश्चन मिले हैं आपको जिनके आंसर हमें नहीं पता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी टीचर से जाके पूछ लेना कि हर एग्ज़ाम में, हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में हर छोटे से छोटे एग्ज़ाम में फ्रेंड्स 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। समझ रहे हैं आप? जो सिलेबस में इंक्लूड होता ही नहीं है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हमें नहीं बताएं वो आउट ऑफ सिलेबस ही आप समझ लें। और फ्रेंड्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन के आंसर ना मिल पाएँ। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके लिए एक तो अच्छी बात है ना कि आपको एकदम जो इसके पुराने पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो फ्रेंड्स एग्जामिनर जो है वो इन क्वेश्चनों को भी डायरेक्ट पूछ सकता है और इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर इसलिए देखे जाते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकेंगे किस लेवल तक और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका 27वां क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मुद्रण यंत्र भारत में आए? तो आपको बताना है किसके शासनकाल में मुद्रण यंत्र भारत आए। इसका भी आंसर आपको खुद ही सर्च करना है। तो ऑप्शन देख लें आप। फर्स्ट ऑप्शन है पेशवा, सेकंड ऑप्शन है मराठा, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी, फोर्थ ऑप्शन है मुगल। आपका अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की कविता में किसके स्वर मिलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है नारी जागरण की भावना के, सेकंड ऑप्शन है प्रेम की भावना के, थर्ड ऑप्शन है प्रकृति चित्रण की भावना के, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्र भक्ति की भावना के। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रभक्ति की भावना के आधुनिक कविताओं में स्वर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक काल की
कविता में किस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है। आपको बताना है आधुनिक काल की जो कविता है उसमें किस तरह की ज़्यादा बातें की जाती हैं, किस तरह की समस्याओं के बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है देश व समाज की चिंता के बारे में, सेकंड ऑप्शन है नारी जागरण के बारे में, थर्ड ऑप्शन है व्यापारी की चिंता में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है देश व समाज की चिंता में आधुनिक कविताओं में ज़्यादा इससे रिलेटेड समस्याओं का उल्लेख मिलता है या फिर समाहित की जाती हैं। जो राइटर लोग हैं वो इन सब को करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। आपको बताना है हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु युग से, सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग से, थर्ड ऑप्शन है छायावाद युग से, फोर्थ ऑप्शन है रहस्यवाद युग से। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रारंभ माना जाता है। या किसके युग से? भारतेंदु युग से। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 31वां क्वेश्चन है कि आपका 31वां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का साहित्य किस जीवन की चिंता करता है। आपको बताना है जो आधुनिक काल का जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो किसकी चिंता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक की, सेकंड ऑप्शन है सांस्कृतिक की, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक की, फोर्थ ऑप्शन है लौकिक की। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक की ज़्यादा चिंता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिकता किसका निषेध करती है। आधुनिकता किसका निषेध करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक का, सेकंड ऑप्शन है भावुकता का, थर्ड ऑप्शन है चारित्रता का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है सामाजिकता। वो आधुनिक काल किसका निषेध करती है। जिसका राइट आंसर है सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन है आपका जनपद किस काव्य में मिलते हैं। इसका भी आंसर आपको खुद ही सर्च करना है। 34वें क्वेश्चन को देख लें आप कि छायावाद युग का कौन सा महाकाव्य है। छायावाद युग का कौन सा महाकाव्य है। तो अब वो बताना है जो छायावाद युग है उसमें कौन सा महाकाव्य लिखा गया है। इस ऑप्शनों को पढ़कर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सेकंड ऑप्शन है साकेत, थर्ड ऑप्शन है कामायनी, फोर्थ ऑप्शन है यशोधरा। तो इसका राइट आंसर है कामायनी जो है वह छायावाद युग का महाकाव्य है। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 35वां क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य में किसकी विविधता देखने को मिलती है। इसका आंसर आप खुद ही सर्च करें। और अगला क्वेश्चन आपका किस कवि ने काव्य को प्रयोग का विषय माना है। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तिबोध, सेकंड ऑप्शन है अज्ञेय, थर्ड ऑप्शन है आर नागार्जुन, फोर्थ ऑप्शन है धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर श्रीकांत वर्मा किस युग के कवि हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिवादी, सेकंड ऑप्शन है छायावाद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोगवाद, फोर्थ ऑप्शन है नई कविता। इसके भी ये 3-4 क्वेश्चन जो अभी बताएं इनके आंसर आपको खुद ही सर्च करना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की गई। फर्स्ट ऑप्शन है लघु मानव की, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट मानव की, थर्ड ऑप्शन है बुद्धिजीवी मानव की, फोर्थ ऑप्शन है मानव की। तो इसका राइट आंसर है लघु मानव की नई कविता में प्रतिष्ठा की गई है। चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 39वां क्वेश्चन है कि नई कविता के बाद समकालीन कविता कब प्रारंभ हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1950 के बाद, सेकंड ऑप्शन है 1951 के बाद, थर्ड ऑप्शन है 1965 के बाद, फोर्थ ऑप्शन है 1960 के बाद। तो इसका राइट आंसर है सन 1965 के बाद नई कविता के बाद समकालीन कविता सन 1965 के बाद प्रारंभ हुई थी। आपका 40वां क्वेश्चन है कि 8वें दशक में लोकगीतों के प्रभाव में लिखे जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। आपको बताना है 8वें दशक में लोकगीतों के प्रभाव में लिखे जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिवादी गीत, सेकंड ऑप्शन है जनवादी गीत, थर्ड ऑप्शन है समाजवादी गीत, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं क्या कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है लोकगीत या गाथा गीत क्या कहे जाते हैं।
गाथा गीत इसका राइट आंसर होगा। और इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई राइट आंसर होगा। वैसे इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा गाथा गीत। आपका अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम क्या है। जो मैथिली भाषा है उसके जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उसका नाम बताएं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है जायसी, थर्ड ऑप्शन है सरहपा, फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यापति जो है वह मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं या फिर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैथिली कोकिल की संज्ञा से किस कवि को विभूषित किया गया। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथिली कोकिल की संज्ञा से किस कवि को विभूषित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यापति को, सेकंड ऑप्शन है अमीर खुसरो को, थर्ड ऑप्शन है चंद्रवरदाई को, फोर्थ ऑप्शन है अब्दुर रहीम को। तो इसका राइट आंसर है विद्यापति जो कवि हैं उनको मैथिल कोकिल की संज्ञा से उन्हें विभूषित किया गया था। तो चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कृत व अवहट्ट के प्रकांड विद्वान कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकंड ऑप्शन है विद्यापति, थर्ड ऑप्शन है अमीर खुसरो, फोर्थ ऑप्शन है जायसी। आपको बताना है कि संस्कृत व अवहट्ट के प्रकांड विद्वान कौन थे। इसका राइट आंसर आपको खुद ही सर्च करना है। अगला क्वेश्चन आपका विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है दरभंगा में, सेकंड ऑप्शन है पटना में, थर्ड ऑप्शन है छपरा में, फोर्थ ऑप्शन है मगध में। तो इसका राइट आंसर है मगध में विद्यापति का जन्म क्या हुआ था। मगध को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? बिहार। किस नाम से जाना जाता है? बिहार। और मगध नाम से ही बिहार को कब जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है प्राचीन इतिहास में। अगला क्वेश्चन है आपका गणपति ठाकुर किस आदिकालीन कवि के पिता हैं। आपको बताना है जो गणपति ठाकुर जो हैं वह किस आदिकालीन कवि के पिता हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरहपा, सेकंड ऑप्शन है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन है विद्यापति, फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति के पिता का नाम क्या है? गणपति ठाकुर। क्या है? गणपति ठाकुर। अगला क्वेश्चन आपका विद्वानों ने किस आदिकालीन कवि का जन्म काल 10वीं शताब्दी के मध्य माना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यापति, सेकंड ऑप्शन है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन है गोरखनाथ और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रवरदाई। तो इसका राइट आंसर है गोरखनाथ का जन्म विद्वानों ने 10वीं शताब्दी के मध्य माना है। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 47वां क्वेश्चन है कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने किसको अपना शिष्य बनाया। तो फर्स्ट ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को, सेकंड ऑप्शन है गोरखनाथ को, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक को और फोर्थ ऑप्शन है रैदास को। तो इसका राइट आंसर है गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपना शिष्य बनाया था। और गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किस सिद्धि से गोरखनाथ को अमरत्व की स्थिति प्राप्त की। किस सिद्धि से गोरखनाथ को अमरत्व की स्थिति प्राप्त की। तो फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति सिद्धि से, सेकंड ऑप्शन है दर्शन सिद्धि से, थर्ड ऑप्शन है योग सिद्धि से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है योग सिद्धि से गोरखनाथ को अमरत्व की स्थिति प्राप्त हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप अगर बोर हो रहे हो ना तो वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट रेस्ट लीजिए, देन फिर आप कंटिन्यू देखिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नया आप कितनी देर से नहीं पढ़े हैं और एकदम आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तो लग रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो कंटिन्यू पढ़ते चलिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि राजा शिव सिंह किस आदिकालीन कवि के बाल सखा थे। आपको बताना है जो गोरखनाथ जी हैं राजा शिव सिंह जी हैं जो वह किस
आदिकालीन कवि के बचपन के सखा थे, बचपन के दोस्त थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो के, सेकंड ऑप्शन है सरहपा के, थर्ड ऑप्शन है चंद्रवरदाई के, फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति के। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो गूगल भी यही बोल रहा है कि कुछ प्रमाणित मैटर नहीं है, कुछ प्रमाणित बातें ही नहीं है। आप समझ रहे कि इसका सटीक आंसर नहीं पता लग पा रहा है कि किसके, ये जो राजा शिव सिंह जी हैं, इनके बाल सखा कौन थे। किसी में कुछ बता रहा है, किसी में कुछ बता रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपना देख लें इसके बारे में। अब मैं ही क्या कर सकती हूँ, मैं गूगल से बढ़ के थोड़ी हूँ, बुकों से बढ़ के दौड़ी हूँ मैं, उसमें ही नहीं बता रहा तो मैं क्या करूँ। गलत बताने से बढ़िया डायरेक्ट मना कर दूँ। समझ रहे हो आप? गलत क्या, गलत तो कोई नहीं बताएगा। आई मीन डाउट भरे आंसर बताने से अच्छा है कि मैं आपको क्लियर ही मना कर दूँ कि आप इसके राइट आंसर खुद ही पता कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स, गूगल पर कुछ और, विकिपीडिया में कुछ और बुक में कुछ और। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर मैंने आपको बताया ही नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज हों कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी कृति विद्यापति की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीर्ति पताका, सेकंड ऑप्शन है कीर्ति लता, थर्ड ऑप्शन है पदावली, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों रचना जो है वह विद्यापति जी की हैं। तो चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 91वां क्वेश्चन है कि किस काल से नाथ शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो आपको बताना है किस काल से नाथ शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आदिकाल से, सेकंड ऑप्शन है वैदिक काल से, थर्ड ऑप्शन है गुप्त काल से, फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध काल से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जो वो इसके ऑप्शन में नहीं है, और वैसे तो इसका राइट आंसर दिखा रहा है कि भक्ति काल में होता रहा है नाथ शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपका, गोरखनाथ में नाथ शब्द कितने अर्थों में लिया गया है। आपको बताना है गोरखनाथ में नाथ जो शब्द है, गोरखवाणी जो रचना है उसमें नाथ शब्द कितने अर्थों में लिया गया है। नाथ शब्द के उसमें कितने अर्थ बताए गए हैं, नाथ शब्द कितने अर्थों में लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर अगला क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहीम, थर्ड ऑप्शन है अमीर खुसरो, फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैथिली शरण गुप्त है इसका राइट आंसर, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अमीर खुसरो ने किस देश की ज्ञान परंपरा की भूरी प्रशंसा की है। तो इसका राइट आंसर पता करने से पहले ऑप्शनों को पढ़ लें। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है अरब, थर्ड ऑप्शन है तुर्की, फोर्थ ऑप्शन है फारस। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत देश के अमीर खुसरो ने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी गज़ल का प्रवर्तक कवि कौन है। हिंदी गज़ल का प्रवर्तक कवि कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जायसी, सेकंड ऑप्शन है गुरु नानक, थर्ड ऑप्शन है अमीर खुसरो, फोर्थ ऑप्शन है तानसेन। तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो जो है वह हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूरदास का संबंध किस काव्यधारा से है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमाश्रयी, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णाश्रयी, फोर्थ ऑप्शन है रामाश्रयी। तो इसका राइट आंसर है कृष्णाश्रयी। जो सूरदास जी हैं उनका किस काव्यधारा से संबंध है। तो इसका राइट आंसर है कृष्णाश्रयी। अगला क्वेश्चन आपका, सूरदास कवियों
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरदास कवियों के किस समूह के संबंध थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अष्टयाम के, सेकंड ऑप्शन है अष्टछाप के, थर्ड ऑप्शन है अष्टदिग्गज के, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्टछाप के सूरदास कवि जो हैं वह इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भ्रमर गीतों में गोपियों का संवाद किससे होता है। तो ये जो भ्रमर गीत है उसमें गोपियों का संवाद, गोपियों की बातचीत किससे होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भ्रमर से, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण से, थर्ड ऑप्शन है उद्भव से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण से इनकी बातें होती हैं। तो चलते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूरदास की भाषा की विशेषता क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनुनासिकता से उत्पन्न कोमलता, आपका सेकंड ऑप्शन है ध्वन्यार्थ मूलक शब्दों का प्रयोग, थर्ड ऑप्शन है स्वर संधि प्रधान शब्दों की अधिकता। तो फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी का कहीं ना कहीं इनकी जो भाषा है, जो लिखते हैं सूरदास जी, उनमें कहीं ना कहीं इन सभी का समावेश देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से वियोग की अवस्था क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिलाषा, सेकंड ऑप्शन है प्रलाप, थर्ड ऑप्शन है मूर्छा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आपका 61वां क्वेश्चन है कि गोपियों ने योग की तुलना किससे की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विष की बेल से, सेकंड ऑप्शन है अमृत की खान से, थर्ड ऑप्शन है कोयले की कोठरी से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वैसे तो बुकों में जो इनकी कहानियाँ हैं गोपियों ने योग की तुलना, यानी सूरदास ने जो कहानियाँ लिखी हैं कृष्ण जी की जो लीला के बारे में, तो उसमें गोपियों ने योग की तुलना किससे की है। तो उस कहानी में तो ये बताया गया है कि वह कमल के पत्ते और जल से करती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो हम इसमें कोयले की कोठरी से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते टिक, ना हम इसमें अमृत की खान से, अमृत की खान कैसे कर देंगे। फर्स्ट है आपका विष की बेल, फिर बेल आ रही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कमल के पत्ते और जल से वो करती हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जगह आप कर सकते हैं उसकी बेल तो ठीक नहीं लगेगा, तो इसका राइट आंसर कर सकते हैं आप अमृत की खान से। किससे कर सकते हैं, अमृत की खान से। ये ऑप्शन देने वाले की गलती है कि जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग उसे ऑप्शन देने चाहिए। अब है ही नहीं है तो आप इसका राइट आंसर अमृत की खान मान सकते हैं। नहीं, वैसे अगर आप इनकी जो कहानियाँ पढ़ाएंगे, जो इन्होंने लिखा है सूरदास जी ने, उसको आप पढ़ाएंगे, दोहे जो टैब में लिखा है, चौपाई वगैरह होती हैं उसमें लिखा है, तो उसमें तो यही बताया गया है कि कमल के पत्ते और जल से की गई है। अब इसमें है ही नहीं है तो आप अमृत की खान से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तुलसीदास के मन में वैराग्य की उत्पत्ति किसके कारण हुई। तुलसीदास के मन में वैराग्य की उत्पत्ति किसके कारण हुई। तो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पत्नी के कारण, सेकंड ऑप्शन है माता के कारण, थर्ड ऑप्शन है पिता के कारण, फोर्थ ऑप्शन है गुरु के कारण। तो इसका राइट आंसर है पत्नी के कारण। इनकी पत्नी ने कुछ बोल दिया था इनसे तुलसीदास ने, तो तभी से इनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है परमानंद दास थे, सेकंड ऑप्शन है रामानंद थे, थर्ड ऑप्शन है नर हरिदास थे, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्भुज दास थे। तो इसका राइट आंसर है नर हरिदास जी हैं जो तुलसीदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है रामचरितमानस, सेकंड ऑप्शन है विनय पत्रिका, और थर्ड ऑप्शन है हनुमान वाहक, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान वाहक, ये तीनों ही कृति हैं तुलसीदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका तुलसीदास कविता की तुलना किससे करते हैं। तुलसीदास अपनी कविताओं की तुलना किससे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नदी से, सेकंड ऑप्शन है तालाब से, थर्ड ऑप्शन है धर्मशाला से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है तालाब से। किससे करते हैं वो? तालाब से। तुलसीदास जी अपनी कविता की तुलना तालाब से करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? आपको बताना है जो विनय पत्रिका है उसकी रचना तुलसीदास ने की है, तो अब आपको बताना है उन्होंने किस भाषा में की है। आई थिंक आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता हुआ है। चलो नहीं पता है जिनको, उनको मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवधी में की गई थी, सेकेंड ऑप्शन है मैथिली में की गई थी, थर्ड ऑप्शन है ब्रज भाषा में की गई थी, फोर्थ ऑप्शन है कौरवी भाषा में की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा में तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका रचना की थी। चलिए चलते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस शैली की रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है कवित्व की है, सेकेंड ऑप्शन है दोहा की है, थर्ड ऑप्शन है सोरठा की है, फोर्थ ऑप्शन है पद की है। तो इसका राइट आंसर है पद। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? ये वाले क्वेश्चन से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि विनय पत्रिका किस में लिखी गई है? पद में लिखी गई है, पद की शैली में लिखी गई है। तभी से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं। तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं। फर्स्ट नहीं, अगला क्वेश्चन आपका, कबीरदास का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी, सेकंड ऑप्शन है प्रेमाश्रयी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णाश्रयी और आपका फोर्थ ऑप्शन है रामाश्रयी। तो इसका राइट आंसर है आपका कि कबीरदास का संबंध कृष्ण, हाँ वो किसके बारे में याद रखते हैं? कृष्णा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा से धारा से कबीरदास जी का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कबीर का संबंध किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सगुण से, सेकंड ऑप्शन है निर्गुण से, थर्ड ऑप्शन है प्रेमाशय से, फोर्थ ऑप्शन है आपका कृष्णाशय से। तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग है आपका कि वह किससे संबंधित है। ऊपर वाले में धारा पूछी थी ना, और कृष्णाशय तो एक धारा है, तो इसलिए हम इसमें इसका राइट आंसर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें धारा नहीं पूछी है। इसमें ओनली इसका कबीरदास जी का संबंध पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था धारा, तब हमने इनकी धारा बताई थी कृष्णा सहित। अब इसमें पूछा जा रहा है संबंध, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्गुण जो है वह कबीरदास जी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर की मृत्यु कब कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ हुई पूछा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब हुई। तो हम दोनों का आंसर बताएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका काशी, सेकंड ऑप्शन है प्रयाग, थर्ड ऑप्शन है मगहर, फोर्थ ऑप्शन है शाहपुर। तो इसका राइट आंसर है मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। वो भी कब हुई थी? 1518 में। कब हुई थी? 1518। फ्रेंड्स आपको वीडियो छोड़ के नहीं जानी है, अभी तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, इस वजह से। फिर आप नहीं बोलेंगे कि हमने तो मॉडल पेपर भी देख लिया फिर भी नहीं क्वेश्चन फंसे। तो आपको पूरा देखना है ना, तभी तो आपके क्वेश्चन फंसाएंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं छोड़ने की, वो छोड़े ना, कृपया बने रहें थोड़ी देर और 100 क्वेश्चन होने तक। तो अगला क्वेश्चन आपका, कबीर के दर्शन पर किसका प्रभाव है? आपको बताना है जो कबीरदास जी का दर्शन है उस पर किसका प्रभाव पड़ा है। तो अगला क्वेश्चन आपका आई थिंक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है औपनिषेदिक चिंतन का, सेकंड ऑप्शन है अद्वैतवाद का, थर्ड ऑप्शन है नाथों सिद्धों का, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औपनिषेदिक चिंतन और वेदों का कबीरदास के दर्शन पर प्रभाव पड़ा है। किसका पड़ा है? औपनिषदिक चिंतन का और वेदों का। अगला क्वेश्चन आपका, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? आपको बताना है कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने बुलाया, किसने कहकर पुकारा कबीरदास जी की भाषा को। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल ने, सेकंड ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा ने, थर्ड ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, फोर्थ ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास ने। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहकर पुकारा या फिर उन्होंने इसको संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा को बहता नीर किस विद्वान ने कहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास ने, सेकंड ऑप्शन है सूरदास ने, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास ने, फोर्थ ऑप्शन आपका महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फोर्थ ऑप्शन का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर है कबीरदास जी ने भाषा को
क्या कहकर पुकारा है? बहता नीर। भाषा को ये क्या कहते हैं? बहता नीर। अगला क्वेश्चन है आपका 74वां क्वेश्चन है आपका कि कबीर सबसे सगा किसे स्वीकार करते हैं? जो कबीर दास जी जो हैं वो सबसे सगा संबंधी किसे मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सदगुरु को, सेकंड ऑप्शन है हरि को, थर्ड ऑप्शन है आपका हरिजन को, फोर्थ ऑप्शन है आपका सेवक को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कहीं पर भी, बट इनके जो दोहा हैं उनसे आप लगा सकते हैं इनका राइट आंसर का अंदाज़ा। तो इसका अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि वो सबसे सगा सदगुरु को मानते हैं। किसे मानते हैं? सदगुरु को। अगर आपको क्या लगता है कमेंट करें। नहीं, वैसे तो इसका राइट आंसर सदगुरु है कि कबीरदास सबसे सगा किसे मानते हैं? सदगुरु को। उन्होंने अपने दोहा में बताया है। मुझे अभी एंड टाइम पे याद नहीं आ रहा वो वाला दोहा कि उसका मतलब ये होता है कि मतलब किसके पैर में छूऊं सबसे पहले, कि गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, माता पिता भी हैं। तो उस तरह से वो दोहा है, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा। उसमें ये सब बताया कि गुरु के छूना चाहिए सदगुरु को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि कभी सबसे सगा सदगुरु को ही मानते हैं। तो चलते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 75वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जायसी द्वारा लिखित कौन से ग्रंथ हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पद्मावत, सेकंड ऑप्शन है अखरावट, थर्ड ऑप्शन है आखिरी कलाम, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जायसी द्वारा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, कहरनामा, ये सभी ग्रंथ जो हैं वह जायसी द्वारा लिखे गए हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, अखरावट के रचयिता कौन है, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, इन सभी के रचयिता कौन हैं? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिक्स करके पूछा गया है। ये तीनों रचना एक साथ देकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आखिरी कलाम रचना के रचयिता कौन है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं वो सब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने जो रचना की है पद्मावत की, वो निम्न में से किस श्रेणी की रचना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है महाकाव्य की, सेकंड ऑप्शन है खंड काव्य की, थर्ड ऑप्शन है आपका मुक्तक और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। जायसी ने जो पद्मावत की रचना की है वह किस श्रेणी की रचना है? महाकाव्य की। चलते हैं 77वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 77वां क्वेश्चन है कि जायसी का राष्ट्रवाद कैसा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका साधनात्मक है, सेकंड ऑप्शन है भावात्मक है, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक है, फोर्थ ऑप्शन आपका संकेतात्मक है। तो इसका राइट आंसर है साधनात्मक जायसी का राष्ट्रवाद है। अगला क्वेश्चन है आपका जायसी किस भाषा के कवि हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रज के, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली के, थर्ड ऑप्शन है अवधी के, फोर्थ ऑप्शन है बुंदेली के। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली के। जायसी जो कवि हैं वह खड़ी बोली के कवि हैं। और खड़ी बोली को यहाँ पर वो कौरवी बोली भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। चलते हैं 79वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 79वां क्वेश्चन है कि पद्मावती किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवात्मा का, सेकंड ऑप्शन है जगत का, थर्ड ऑप्शन है माया का, फोर्थ ऑप्शन है परमत्व का। तो इसका राइट आंसर है परमत्व। पद्मावती किसका प्रतीक है? परमत्व का। अगला क्वेश्चन आपका केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना किसकी प्रेरणा से की थी? आपको बताना है केशव दास की जो रचना है रसिक प्रिया, उसकी रचना उन्होंने किसकी प्रेरणा से की थी या फिर किससे प्रेरित होकर की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राजा इंद्रजीत सिंह से प्रेरित होकर की थी, सेकंड ऑप्शन है वीर सिंह देव से की थी, थर्ड ऑप्शन है राम शाह, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका केशव दास ने रसप्रिया। तो इसका राइट आंसर है आपका कि इंद्रजीत विषय। तो इसका राइट आंसर है राजा इंद्रजीत। कौन है? राजा इंद्रजीत सिंह से प्रेरित होकर इन्होंने केशव दास ने रसिक प्रिया रचना की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपका केशव का संबंध मूलतः किससे है?
तो आपको बताना है जो केशव दास जी हैं उनका संबंध किससे है। तो जो ऐसे तो आपको पता होगा केशव दास जी जो थे वह किस टाइप के कवि थे और मतलब वो ज़्यादातर अपनी भाषा में क्या यूज करते थे। तो आपको बताना है केशव का संबंध मूलतः किससे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अलंकार से, सेकंड ऑप्शन है छंद से, थर्ड ऑप्शन है रस से, फोर्थ ऑप्शन है मृग, तो सभी। तो इसका राइट आंसर है अलंकार से, क्योंकि केशव दास जी जो है वह अलंकारवादी थे। अगला क्वेश्चन आपका कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किस रीतकालीन कवि को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है घनानंद, फोर्थ ऑप्शन है पद्माकर। तो इसका राइट आंसर है आपका केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कालीन कवि कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत रीतकालीन कवि कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं 83वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि केशव दास ने किस ग्रंथ को छंदों का अजय बघर माना है या फिर कहा जाता है। केशव दास से किस ग्रंथ को अजय बघर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रतन बावनी को, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान गीता को, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्रिका को, फोर्थ ऑप्शन है नश शिख को। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्रिका को केशव दास जी का जो ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसको अजय बघर, छंदों का अजय बघर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बिहारी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो बिहारी जी हैं वह किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रीतिबद्ध, सेकंड ऑप्शन है रीति सिद्ध, थर्ड ऑप्शन है रीति मुक्त, फोर्थ ऑप्शन है रीति इतर। तो इसका राइट आंसर है रीतिकाल। क्या है रीतिकाल, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। फर्स्ट ऑप्शन है जय सिंह, सेकंड ऑप्शन है राम सिंह, थर्ड ऑप्शन है इंद्रजीत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है जय सिंह। बिहारी जो कवि हैं वह जय सिंह राजा के दरबारी के कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका बिहारी सदसई में कितने दोहों का संकलन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 700, सेकंड ऑप्शन है 800, थर्ड ऑप्शन है 900, फोर्थ ऑप्शन है 1000। तो इसका राइट आंसर है 700। वैसे आप अपनी जानकारी के लिए लिख लें कि बिहारी सदसई में 713 से 719 तक दोहों को देखा जाता है। 713 से 719 तक बिहारी सदसई में दोहों को देखा जाता है। और वैसे मोटा मोटा पूछा जाए तो 700 ही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहारी सदसई किस शैली की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तक, सेकंड ऑप्शन है प्रबंध काव्य, थर्ड ऑप्शन है खंड काव्य, फोर्थ ऑप्शन है महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर गूगल यही बता रहा है कि ब्रज भाषा में बिहारी सदसई लिखी गई है, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस रीतिकालीन काव्य धारा के कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रीति सिद्ध, सेकंड ऑप्शन है रीति मुक्त, थर्ड ऑप्शन है रीतिबद्ध, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कोई नहीं की जगह आएगा यहाँ पर सभी, इनमें से सभी, तब इसका राइट आंसर माना जाएगा। घनानंद जो है वह इन सभी के काव्यधारा के कवि हैं और यहाँ पर आएगा राइट आंसर इनमें से सभी। कोई नहीं की जगह आप सभी करें तब इसका राइट आंसर हो सकता है इसके ऑप्शनों में। अगर नहीं इनमें से कोई नहीं है तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की जगह इनमें से सभी करना, तभी इसका राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका घनानंद किस राजा के दरबार में थे। फर्स्ट ऑप्शन है फर्रुख शेर के, सेकंड ऑप्शन है जय सिंह के, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद शाह के, फोर्थ ऑप्शन है अहमद शाह के। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह के। घनानंद मोहम्मद शाह राजा के दरबार में घनानंद थे। अगला क्वेश्चन आपका घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे। फर्स्ट ऑप्शन है निम्बार्क में, सेकंड ऑप्शन है पुष्टि मार्ग में, थर्ड ऑप्शन निर्गुण में और फोर्थ ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है निम्बार्क। क्या है? निम्बार्क। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस ग्रंथ को घनानंद की प्रसिद्धि का आधार मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुजान हित, सेकंड ऑप्शन है छंदाष्टक, थर्ड ऑप्शन है इश्कलता, फोर्थ ऑप्शन है यमुना यश। तो इसका राइट आंसर है घनानंद कवित। क्या है? जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर घनानंद कवित ही है, चाहे आप कहीं पर भी सर्च कर लें। तो इसके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस ग्रंथ को घनानंद की प्रसिद्धि का आधार मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है घनानंद कवित, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेम की पीर का उन्मुक्त गायक कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जयसी को, सेकंड ऑप्शन है प्रसाद को, थर्ड ऑप्शन है घनानंद को, फोर्थ ऑप्शन है बिहारी को। तो इसका राइट आंसर है घनानंद को प्रेम की पीर का उन्मुक्त गायक कहा जाता है। चलते हैं 93वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुजान हित घनानंद ने लिखा है, सेकंड ऑप्शन है सतसई बिहारी ने लिखा है, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान गीता केशव दास ने लिखा है, फोर्थ ऑप्शन है छंदमाला रहीम दास ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर है छंदमाला रहीम दास ने नहीं लिखा है, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी के ये सारे सब सही हैं कि सुजान हित घनानंद ने लिखा है, सतसई बिहारी ने लिखा है और विज्ञान गीता केशव दास ने लिखा है, बट रहीम दास ने छंदमाला नहीं लिखा है। यही इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी को, सेकंड ऑप्शन है घनानंद को, थर्ड ऑप्शन है केशव दास को, फोर्थ ऑप्शन है रहीम दास को। तो इसका राइट आंसर है बिहारी जी को रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया? आपको बताना है कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सेकंड ऑप्शन निराला ने, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद ने, फोर्थ ऑप्शन है पंत ने। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? फर्स्ट ऑप्शन है कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था, सेकंड ऑप्शन है बाला बोधनी का प्रकाशन किया था, थर्ड ऑप्शन है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया था, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बाला बोधनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलते हैं 97वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको सुमेलित में बताया था कि कौन सी रचना किसने लिखी है, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रचना कब लिखी गई या फिर कब प्रकाशित की गई। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेम मालिका 1871 में लिखी गई, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रेम माधुरी 1875 में लिखी गई, थर्ड ऑप्शन है आपका फूलों का गुच्छा 1882 में लिखी गई, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रेम फुलवारी 1880 में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है प्रेम माधुरी 1875 में लिखी गई। ये सुमेलित नहीं है, ये इसमें गलत सन है। और ये जो है प्रेम मालिका 1871 में लिखी गई थी, ये सही है। फूलों का गुच्छा 1882 में लिखा गया था, ये भी सही है। और प्रेम फुलवारी 1880 में लिखी गई थी, ये भी सही है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रख लेना है कि प्रेम मालिका प्रेम माधुरी फूलों का गुच्छा प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका प्रेम माधुरी फूलों का गुच्छा प्रेम फुलवारी, ये सभी की सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि प्रेम मालिका के रचयिता कौन है, प्रेम मालिका कब प्रकाशित हुई थी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से किसी भी रचना को लेकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं?
तो फर्स्ट ऑप्शन है द्वैध युग के, सेकंड ऑप्शन है छायावाद युग के, थर्ड ऑप्शन है प्रगतिवाद युग के, फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगवाद के। तो इसका राइट आंसर है छायावाद युग के। जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जयशंकर प्रसाद के प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम क्या है? उन्होंने उनका जो पहला प्रकाशित काव्य संग्रह था उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कानन कुसुम, सेकंड ऑप्शन है प्रेम पथिक, थर्ड ऑप्शन है करुणालय, फोर्थ ऑप्शन है झरना। तो इसका राइट आंसर है कानन कुसुम जो है वह जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। और ये प्रेम पथिक, करुणालय, झरना ये चारों ही जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। बट जो कानन कुसुम है वह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था। और ये कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए हैं। इनसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कानन कुसुम के रचयिता कौन है, प्रेम पथिक का रचयिता कौन है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मैं जितना बता रही हूँ ना उससे आपको कहीं ज़्यादा इसमें पढ़ कर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम रट लेना है ये, कि आपको एकदम याद हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है, ताकि आप एकदम भूले ना कि कोई सी भी रचना उठाकर ये पूछ ले कि ये रचना किसकी है। तो आपको एकदम याद रहना चाहिए कि ये रचना जयशंकर प्रसाद की है, कि ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है। आपको बताना है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है झरना, सेकंड ऑप्शन है अडेमा, थर्ड ऑप्शन है लहर, फोर्थ ऑप्शन है आंसू। तो इसका राइट आंसर है अडेमा जो है काव्य संग्रह वह जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, और जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको खुद ही कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी स्क्रीन कर रहे हैं इट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो फ्रेंड्स आप रियल में ही यहाँ तक देख रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने उस दोस्त के पास जिसके पास BA फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।